माइसन नवीन शर्मा, एचओडी फिजिक्स, नवोदयन। इस पेपर के जो अपने टॉपिक हैं वो टॉपिक क्या क्या थे? एक अपना अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। तो कंप्लीट ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अल्टरनेटिंग करंट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था पेपर में। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। क्या गिवन है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू √2 गिवन है क्वेश्चन में। सफर अ मिनिमम डेविएशन, कौन सा कंडीशन है हमारे पास में? मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I इज मींस इक्वल्स टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस है? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है हमको? प्रिज्म एंगल ए फाइंड करना। सब जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन पर ए के वैल्यू कितना होता है हमारे पास में? 2r। तो a इक्वल्स टू 2r। तो गिवन है हमें म्यू I इक्वल्स टू 2r और a हमें फाइंड करना है। ठीक है, प्रिज्म में अगर लाइट आ रही है हमारे पास फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो सिंपल स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन r, मतलब रूट इंटू साइन r। I का वैल्यू क्या दिया हमें? 2r। इसका मीनिंग साइन 2r अपॉन, इस साइन r को भी अपॉन में ले आते हैं, इक्वल्स टू √2। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर? साइन 2r क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2r को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन r इक्वल्स टू √2। तो साइन r से साइन r कैंसिल, तो कॉस r का वैल्यू क्या मिला हमको? √2/2। √2/2 मीन्स 1/√2 और कॉस थीटा अगर 1/√2 है, इसका मतलब थीटा कितना मिला हमें? 45 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन एंगल मिल गया हमें 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? a इंटू 2 इंटू 45, दैट मीन्स 90। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ द मून इज 3.5 इंटू 10⁵ डायमीटर ऑफ मून गिवन है हमें। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से डिस्टेंस भी गिवन है हमें। मून का डायमीटर गिवन है और उसका अर्थ से डिस्टेंस भी गिवन है। इट इज सीन बाय द टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हैव फोकल लेंथ 4 and 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना हमारे पास में? 4 मीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कैसा दिया हमें? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट विल बी द एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून? सर मून का एग्जैक्ट डायमीटर तो मालूम है, हमें इमेज का डायमीटर पूछा है। जैसी बात आती है हमारे पास में टेलीस्कोप, क्या क्या फॉर्मूले दिमाग में आते हैं? टेलीस्कोप सर जो मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का? तो बेसिक फॉर्मूला तो मालूम है, जब इन्फिनिटी पर होता है FO अपॉन FE। और कौन सा फॉर्मूला मालूम है? सर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। सर वी नो दैट मैग्निफिकेशन β/α होता है। या मुझे बताओ क्या क्या नोन है आपको? क्या FO नोन है? यस सर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ गिवन है 4। क्या FE नोन है? यस सर। आईपीस भी मेरे पास में नोन है। पता क्या करना है? एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। सर मुझे एंगुलर डायमीटर पता करना है। ठीक है। और मुझे देखो किसमें पता करना है? रेडियन में, है ना, मतलब एंगल में पता करना है मुझे एंगुलर डायमीटर, दैट इज बीटा। क्या अल्फा मालूम है? ध्यान से देखो, क्या हमें अल्फा मालूम है? अल्फा मतलब जो मून हमारे पास आईपीस पर एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। तो अल्फा के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा मतलब थीटा क्या हो गया मेरे पास में? अल्फा इज इक्वल टू आर्क। दिस डायमीटर इज द आर्क। कितना दिया है आपको? आर्क 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा? सर दिस डिस्टेंस इज द रेडियस। दिस डिस्टेंस मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो रेडियस कितना मिला हमें? 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर।
है ना, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इसलिए हमको एसआई में कोई कन्वर्ट करना नहीं है। पर ध्यान रखना कि आंसर हमें किसमें दिया, रेडियन में। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस जब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा किसमें आएगा, आंसर रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ एफओ, सर एफओ है हमारे पास में, कितना है एफओ, 4 मीटर अपॉन एफई, सर एफई भी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10/1000 मीटर। बीटा, सर बीटा तो फाइंड करना है क्वेश्चन में, अपॉन अल्फा, तो अल्फा मेरे पास में आ चुका है। डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल होगा, तो 10 की पावर 3 से कैंसिल, अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में आ जाएगा 0.36 रेडियन। इजी क्वेश्चन था। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है हमें कि टेलीस्कोप के टाइम पर क्या होता है, मैग्निफिकेशन एफओ अपॉन एफई या फिर बीटा अपॉन अल्फा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विशेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पिलर्स। तो दो पिलर है हमारे पास में, लेट पिलर 1 एंड पिलर 2। तो दो पिलर है हमारे पास में, विश टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पिलर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। पर्सन से कितना डिस्टेंस पर है, सर वो पर्सन से हमारे पास में 11 किलोमीटर पर। तो सब जानते हैं सर, दूर की चीजें अगर हमारे पास में होती है तो हमें दो अलग अलग मुश्किल से दिखती है, वो हमें एक ही दिखती है। पर इसको चाहना है कि सर दोनों अलग अलग दिखें। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पिलर, तो दोनों पिलर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेट द डिस्टेंस इज डी। तो हम जानते हैं कि हमारा आंखों का, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए आंखों का क्या होता है, एंगुलर, कि सर इतना एंगल तक होगा तो हम देख सकते हैं, है ना। कितना होता है हमारे पास में, तो कितने एंगल तक का हम डिस्टिंग्विश देख सकते हैं, 1 सेकेंड। कितना तक देख सकते हैं, 1 मिनट। तो 1 मिनट तक हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मान लो 1 मिनट से छोटा एंगल होगा तो सर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो अगेन थीटा मिनट में दिया है, फिर हम देखते हैं दोनों से अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो सर ये एंगल, फिर ये मिल गया मुझे आर्क। तो क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ध्यान से देखो थीटा, सर थीटा है मेरे पास में 1 मिनट, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमें मालूम है 1 मिनट। पर अभी बताया था मैंने कि थीटा जब भी यूज करेंगे तो सर वो रेडियन में होगा, आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से। पर ये मिनट में है, मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, पर डिग्री भी नहीं चलेगा, तो रेडियन चाहिए। तो डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, π/180 का मल्टीप्लाई। तो ये थीटा मिल गया मुझे किसमें, रेडियन में, इक्वल्स टू आर्क। सर ये आर्क तो निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरे डिस्टेंस था हमारे पास में रेडियस, रेडियस कितना दिया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मीन्स 11,000 मीटर। तो जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमें मिल जाएगा डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आ रहा है आपके पास में कैलकुलेट करने पर 3 मीटर। तो अगेन एक सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पर फैक्ट ध्यान रखना है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए आई का डिस्टिंग्विश कितना होता है हमारे पास में, 1 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट विल प्रोड्यूस अ चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू हाफ द वेवलेंथ लेमडा। तो ऑप्टिकल पाथ को कितना चेंज कर रहा है, हाफ द वेवलेंथ लेमडा ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू नॉर्मली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट इज म्यू। तो आपके पास में एक प्लेट है जिसको नॉर्मली कोई लाइट क्रॉस कर रही है। आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि जब लाइट नॉर्मली अगर क्रॉस करती है, अगर वो एयर में क्रॉस कर रही है तो अंदर जो पाथ होता है वो पाथ उसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। जितना ट्रेवल करना पड़ता है पाथ, कितना पाथ ट्रेवल करती है, अगर बाहर वो टी ट्रेवल कर रही है तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टी थिकनेस के लिए कितना पाथ ट्रेवल करती है, म्यू टी। दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल पाथ। पर हमें डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, सर एक्चुअल में टी होता पर उसने म्यू टी ट्रेवल किया, तो कितना डिफरेंस आया हमारे पास में, तो डिफरेंस आया हमारे पास में डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू
म्यू टी माइनस टी, दैट मीन्स अगर हम टी कॉमन लेते हैं तो म्यू माइनस वन। वैसे बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है ना टी थिकनेस में, अगर हमारे पास में म्यू का मीडियम है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, टी इंटू म्यू माइनस वन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, थिकनेस फाइंड करना है विच प्रोड्यूस द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो ये ऑप्टिकल पाथ जो चेंज है हमारे पास में हाफ ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए, मींस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। तो कितना मिलेगा हमें, टी निकाल लेते हैं, सर लैम्बडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो टी इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या मालूम होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है कि ऑप्टिकल पाथ पूछा है म्यू टी या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पूछा है म्यू टी माइनस 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The limit of resolution of an optical instrument arise on account of, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अभी बात ही कर रहे थे कि हमारी आंखें कितने पास तक का बिल्कुल अलग अलग देख सकती है, कितना रिजोल्व कर सकती है, दैट इज द डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो दो पॉइंट अगर हमारे बिल्कुल पास पास में हैं, मैं चाहता हूं दोनों बिल्कुल दूर दूर दिखें, तो क्या कंडीशन होती है, सर इनका जो पैटर्न बनता है, विच पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होना चाहिए, सच दैट कि मैक्सिमा ऑफ 1 और मैक्सिमा ऑफ 2, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं तो फर्स्ट के सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जब मिनिमा आता है, यहां पर सर इसका मैक्सिमा बनना चाहिए, इससे दूर बनेगा तो इट इज वेरी गुड, पर इससे पास नहीं हो सकता। अगर दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करने लग जाएंगे, इफ देयर मैक्सिमम वेयर कोइंसाइड, देन व्हाट हैपन, अगर मैक्सिमम दोनों के कोइंसाइड होने लग जाएंगे तो फिर हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द कंडीशन टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट, क्या उसका कंडीशन, तो दो नियरेस्ट पॉइंट, फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो फर्स्ट मिनिमा आएगा वहां पर दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा बन जाना चाहिए। ये जो मैक्सिमा बात कर रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा बात कर रहा हूँ, मिनिमा बात कर रहा हूँ, किसका कंसेप्ट है सर, ये तो पूरा कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन का। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम, डिफ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, तो आपको मीडियम दिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर हमें आई पता करना है। इफ द रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो किसी भी मीडियम पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं एक नॉर्मल अनपोलराइज्ड लाइट को, और अगर कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिल जाता है हमको ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, इसका मीनिंग क्या सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल होता है। डेफिनेशन ही एंगल ऑफ पोलराइजेशन की, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो वही कंडीशन दी। इसका मतलब सीधा सीधा इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन और म्यू में क्या रिलेशन है सर, ब्रूस्टर लॉ। क्या बोलता है ब्रूस्टर लॉ, कि सर tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मीनिंग कि सर tan IP इज इक्वल्स टू म्यू, क्या है म्यू का वैल्यू √3, तो tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दो या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह दो, सर कितना होना चाहिए 60 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द ब्रूस्टर लॉ, tan थीटा इक्वल्स टू IP, याद रखना बनता है क्वेश्चन इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। तो सर वो 25 से 200 तक का देख लेता है। 25 मतलब कि सर नॉर्मल विजन उसका नियर का सही है, पर वो 200 सेंटीमीटर मतलब कि 2 मीटर से दूर का नहीं देख पाता है। पास का दिख रहा है सर, दूर का नहीं दिख रहा। इट मीन्स नियर साइटेडनेस है ना, मायोपिया हो गया उससे। तो क्या करना भैया मायोपिया के लिए,
सर उसको तो दूर का देखना है, इंफिनिटी का, इसका मतलब लेंस लगाना होगा। लेंस क्या करता है, क्या लेंस आंखें ठीक कर देता है? नहीं, लेंस तो हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। सर मुझे देखना इंफिनिटी का, मेरी आंखें केवल 2 मीटर तक का देख सकती है, तो क्या करेंगे, मुझे देखना इंफिनिटी का, मेरी आंखें 2 मीटर तक देख सकती है, तो मैं कैसा लेंस लगा लूंगा आंखों के सामने जो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बना देगा, 2 मीटर पर। इसका मतलब सर फॉर्मूला तो हम जानते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो मुझे क्या करना है, तो मेरी आंखें हैं तो देख सकती है 2 मीटर तक, पर मुझे ऑब्जेक्ट देखना है इन्फिनिटी का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरे पास में इन्फिनिटी। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज अगर 2 मीटर पर बना दी तो मुझे दिख जाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना हो गया सर, लेफ्ट में है तो -2 मीटर, मीटर में बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल्स टू 1/, -2 इन मीटर। क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछा है, पावर पूछा है, सर पावर पूछा है, पावर पूछा है तो हमें तो मालूम है कि 1/f का मतलब पावर ही होता है। तो 1/f पावर होता है, तो पावर आ गया -1/2 -हाफ। -हाफ का मतलब -0.5। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो कौन सा आंसर सही है, -0.5 डायोप्टर। सीधा क्वेश्चन, पर कंसेप्ट मालूम होना चाहिए मायोपी में होता क्या है। हमारा लेंस क्या करता है, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे जो भी डिस्टेंस है, फार डिस्टेंस, उस पर बना देता है। बढ़ते आगे, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लेब व्हेन व्यू फ्रॉम द वन साइड अच्छा अपीयर टू 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास में एक ग्लास स्लेब है, तो ग्लास स्लेब में एक कहीं एयर बबल है, आप राइट साइड से देखते हैं, एक साइड से देखते हैं तो कहां दिखता है आपको, 9 सेंटीमीटर पर। कितना दिखता है, 9 सेंटीमीटर पर। एंड अपीयर एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड। सर अदर साइड से देखते हैं तो कितना दिखता है हमें, 5 सेंटीमीटर पर। तो फ्रॉम वन साइड 5 दिख रहा है, फ्रॉम वन साइड 9 दिख रहा है, तो हमें क्या पता करना है, थिकनेस ऑफ द स्लोप। इसका मीनिंग कि सर अगर मुझे रियल डेप्थ पता लग जाए, यहां से h1 नाम दे देता हूं, और यहां से अगर मुझे रियल डेप्थ पता लग जाए h2, इसका मतलब टोटल थिकनेस कितना मिल जाएगा सर, h1 प्लस h2। तो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो आपको दिख रहा है सर, मुझे तो ये 9 सेंटीमीटर पर विजुअलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपरेंट। क्या रिलेशन होता है एपरेंट और रियल में, सर एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सिंपल सा है सर, पहले मुझे एपरेंट कितना दिख रहा है, 9, रियल में पता कर लेता हूं h1 अपॉन म्यू। म्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो 1.5, तो h1 मुझे क्या मिल गया, 9 इंटू 1.5। सिमिलरली सर मैं h2 निकाल लूंगा, h डैश इज इक्वल्स टू h2 अपॉन म्यू, तो डायरेक्ट बता देंगे आप, h2 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, तो 5 इंटू 1.5। तो टोटल थिकनेस कितनी मिल गई, तो h1 प्लस h2, 9 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 1.5, 9 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 1. विजिली कर लेंगे सर, 1.5 तो कॉमन है, 9 प्लस 14, 14 इंटू 1.5 क्या मिल जाएगा आपको, 14 इंटू 1.5 21 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला h डैश इक्वल्स टू h अपॉन म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound microscope consists of two convex lens। किसका क्वेश्चन आ गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सभी बच्चे जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है, तो दो लेंस है मेरे पास में, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो एक का मुझे दिया है फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर और एक का फोकल लेंथ दिया है मुझे कितना, 5 सेंटीमीटर। प्लेस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सर ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में 25 सेंटीमीटर, ओके।
Where should an object be placed left of the objective? This is objective and this is eyepiece. तो मुझे कहाँ रखना है? ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखना है. नहीं भी बताते तो हमें मालूम है कि सर ऑब्जेक्ट तो कहाँ रहता है? ऑब्जेक्टिव. दैट इज हम उसको क्या नाम देते हैं? यू. यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. सो दैट द फाइनल इमेज तो हम पूरा सर जानते हैं. इसका रे डायग्राम कैसी बनती है? वर्चुअली बनती है. 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. आई कहां पर होती है? सर आई होती है आई पीस पर, है ना. आंखें कहां रखते हैं हम? आई पीस पर. तो सर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में. ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जो पैरेलल रेज जाती हैं कहां बनाती है सर? इमेज. ये बना देती है इमेज. मतलब ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस मेरे पास में आई पीस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस. ठीक. अब क्या करता है माइक्रोस्कोप? सर इस इमेज को और मैग्नीफाई कर देता है और मैग्नीफाई करके उसे कहीं भी बना देता है. और इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहां बना रहा है सर? 25 पर ही बना रहा है ना. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. तो देखो कैलकुलेशन क्या क्या है हमारे पास में. सर मुझे सबसे पहले देखता हूं आईपीस. तो बताइए आईपीस के लिए हमको क्या क्या मालूम है? सर आईपीस के लिए फोकल लेंथ पता है. हाँ सर फोकल लेंथ तो गिवन ही है 5 सेंटीमीटर. क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम है मुझे आईपीस के लिए. मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं. दिस इज यू ई. क्या इमेज डिस्टेंस मालूम है? हाँ सर मुझे कहा है वर्चुअल इमेज बन रही है. मतलब कि सर लेफ्ट में ही बनेगी लेंस के. वर्चुअल है तो कितना डिस्टेंस पर बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर. हमारे पास फॉर्मूला है सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. ये हम लगा रहे हैं आईपीस के लिए. तो क्या हमें f मालूम है? हाँ +5 रखेंगे. क्या हमें v मालूम है? हाँ सर 25. लेफ्ट में है तो सर -25 रख देंगे, है ना. रेज ऐसा आ रहा है तो सर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव होगा. u, यस सर, u निकल जाएगा मेरे पास में. इट मींस इस फॉर्मूले का यूज करके और डाटा को यूज करके मैं u को निकाल सकता हूं. अब u आ गया तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में. इफ वी नो द u, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में से मेरे पास u आ गया है, ue, और ये 25 कंप्लीट दिया है. तो ये ue मेरे पास में आ चुका है. तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 25 माइनस ue. तो 25 माइनस ue क्या बन गया मेरे पास में? v हो सर ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस. अब ऑब्जेक्टिव का आपको क्या क्या मालूम है? सर ऑब्जेक्टिव का मुझे फोकल लेंथ मालूम है. हाँ कितना है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर. क्या इमेज डिस्टेंस मालूम है? हाँ सर ये रहा 25 माइनस ue जो आया था मेरे पास में. 25 माइनस ue. सर पॉजिटिव लूंगा निगेटिव लूंगा? सर राइट में बन रहा है तो पॉजिटिव लूंगा. यहाँ देखो हमने v निगेटिव लिया था पर यहाँ पॉजिटिव. क्या uo? हाँ सर ये तो मुझे क्वेश्चन है, uo मुझे निकालना है. तो यहां से हमारे पास ue आ चुका है. उन दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे और फॉर्मूले में अगेन सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो वैल्यू पुट करना है विथ साइन कन्वेंशन. सर v तो पॉजिटिव है. पुट करके आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. क्या जाएगा आपके पास में आंसर? क्वेश्चन नंबर 9. 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज डी. तो बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन पूछा है किसका? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का हमें सर रे डायग्राम पूरा मालूम है. ऑब्जेक्टिव की इमेज बनती है, उस इमेज को ये मैग्नीफाई करता है. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, ये इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव. तो इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. बस 2 बार फॉर्मूला हमने यूज किया, वी गेट द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द ग्लास स्क्रीन फॉर द रेड, येलो, वॉयलेट. रेड, वॉयलेट और येलो, है ना, तीनों का हमको क्या दे रखा है? म्यू 1.6, 1.695, 1.6, 1.695 और 1.705. द डिस्पर्सिव पावर, सीधा डिस्पर्सिव पावर पूछ लिया है. बच्चा जानता है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला? म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1. इस क्वेश्चन में भी म्यू वाई -1, म्यू वाई दे रखा है. बाई चांस अगर सिर्फ म्यू वी और म्यू आर देते हैं तो म्यू वाई क्या ले लेते हैं? दोनों का एवरेज.
तो इस क्वेश्चन में येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, कहीं अगर येलो का नहीं दिया होता तो हम लेते रेड और वायलेट का एवरेज। तो पूरा डाटा आपके सामने है। म्यू वी वायलेट सर 1.705 माइनस म्यू आर भी हमें दे रखा है रेड 1.690 डिवाइडेड बाय सर येलो के लिए दे रखा है हमें कितना 1.695 -1। अगर मेंशन में नहीं करते ना कि वॉयलेट का क्या है रेड का क्या है, तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं सर म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वॉयलेट का म्यू सबसे ज्यादा है, सबसे कम रेड का, और उसके बीच में कहीं हमारे पास येलो का है। तो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है। कितना आंसर मिल रहा है हमें 10 का 0.0215। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 11th में दिया है आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो ये देखो क्या पूछा हमें, इनकरेक्ट है ना, अच्छे से पढ़ना है कि सर इनकरेक्ट। बच्चा जनरली देखता है कि हाँ पहला करेक्ट है, ये ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाता है। कभी भी आता है इनकरेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, सर्कल या अंडरलाइन जरूर कर लेना, याद रहेगा हमें इनकरेक्ट ढूंढना। इन रेलेस स्कैटरिंग अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, ये तो पढ़ चुके हैं। म्यू या स्कैटरिंग क्या होता है हमारे पास में, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। सेकेंडरी रेनबो इज फेंटेड इन द प्राइमरी, ये भी सभी जानते हैं। जो फर्स्ट रेनबो बनता है हमारे पास में किससे बनता है सर, वो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये 2 बार प्रोसेस होती है, पर सेकेंडरी रेनबो के लिए ये प्रोसेस बढ़ जाती है। और कभी भी कहीं भी रिफ्रैक्शन में प्रोसेस बढ़ रहा है तो सर वो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगती है। दोनों बिल्कुल सही है। लाइट ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, लाइट कलर स्कैटर मोस्ट, पढ़ के समझ में आ गया है ना। थोड़ी क्लास से पढ़ रहे हैं कि सर स्काई ब्लू क्यों होता है, क्यों होता है स्काई ब्लू, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है। और शाम को हमें रेड क्यों दिखता है, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, तो इवनिंग तक हमारे पास आ जाती है। ये तो उल्टा कह रहा है सर, लाइट ऑफ रेड स्कैटर्ड मोर, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही ऑप्शन क्या रहा, सी। इजी क्वेश्चन था, हमें डी तक जाने की जरूरत नहीं, 100% सर सी हमारा गलत है। पियानो कॉन्वेव, पियानो नहीं प्लेनो होता, प्लेनो कॉन्केव लेंस फिट्स इन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा डायग्राम भी दिख रहा है आपको, दोनों फिट कर दिए। शोन इन द फिगर μ1 गिवन है, μ2 गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें, μ1 गिवन है, μ2 गिवन है, R भी गिवन है, देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सर बेसिक फॉर्मूला तो एक बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास में कैसा भी लेंस होता है, लेंस फॉर्मूला होता है सर 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वैसे अगर बेसिकली देखें तो सर एयर में अगर कुछ हमारे पास में म्यू का लेंस होता है तब हम यूज करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम μ2/μ1 करते हैं। जब तो डिफरेंट मीडियम होते हैं तो सर हम μ2/μ1 कर लेते हैं, आउटर मीडियम इनर मीडियम। पर यहां अगर आप देखें तो हाँ सर मीडियम तो अलग अलग है, पर हमें क्या पूछा है सर, 2 लेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, एक लेंस है उसको दूसरा लेंस लगा दिया, तीसरा, सबको इंडिपेंडेंट लेंस ही मानेंगे आप, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो जानते हैं। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर हमको इंडिविजुअल फोकल लेंथ मालूम है तो हम कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं। तो अगर मैं सबको इंडिविजुअल मानता हूं तो फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को अगर मैं इंडिविजुअल लेता हूं μ1, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर 1/f1 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला म्यू माइनस 1, सिंगल ले रहे हैं तो म्यू माइनस 1। म्यू कितना दिया क्वेश्चन में, डायरेक्ट देख लो, फर्स्ट के लिए 1.4, सर 1.4 माइनस 1/r1, R1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पहला सरफेस है, तो पहला सरफेस तो प्लेन है, तो प्लेन के लिए क्या होता है इंफिनिटी, माइनस 1/r2। सेकंड कर्व इधर है, तो कर्व ऐसा है, मतलब सर इसका रेडियस तो राइट में होगा, और राइट वाले डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे 1/r1, और r की वैल्यू कितनी दी है आपको 20।
तो आपको मिल गया सर 1/f1 इज इक्वल्स टू 1.4 माइनस 1 कितना मिलेगा 0.4, 1/∞ कितना होता है 0 माइनस 1/20, तो क्या बच गया हमारे पास -1/20, तो 1/f1 की वैल्यू -0.4/20। दूसरे लेंस को अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूं तो कैसा बन जाएगा ये इस शेप का। और फिर से सेम फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, डायरेक्ट बता देंगे यहाँ तो सर 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, म्यू कितना दे रखा है इसका 1.6, सर 1.6 माइनस 1 1/r1, r1 देखो सर इसका पहला सरफेस तो ये वो भी राइट में तो डायरेक्ट प्लस लिख लेंगे 20 माइनस 1/r2, और सेकंड कैसा सरफेस है प्लेन के लिए क्या लिखते हैं हम इंफिनिटी। क्या मिला हमें सर 1.6 माइनस 1.6 अपॉन 20, वो तो हो गया 0, मतलब 1/f2 की वैल्यू मुझे मिल गई है 0.6/20। क्या निकालना है सर 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, क्या मिला हमें सर 1/f1 माइनस 0.4 बाई 20, 1/f2 सर 0.6/20, बस ये सॉल्व कर लेंगे हम, -0.4 माइनस 0.6 तो 0.2/20 कितना मिल जाएगा सर, डेसिमल से कैंसिल 2/200 मतलब 100 पॉजिटिव 100, 1/f है मतलब क्या मिलेगा मुझे पॉजिटिव 100, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ जाएंगे तो सर वन मीडियम सेकंड मीडियम चेंज हो रहा है, उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है। ओके, गुड कंसेप्ट। इन यंग डबल स्लिट डिस्टेंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन YDAC डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3.373 लेम्डा। तो दो स्लिट्स है हमारे पास में, YDAC कह दिया इसका मतलब सर दो स्लिट है हमारे पास, ऐसा रखा हुआ है, स्लिट S1 स्लिट S2, और क्या कहा है उनके बीच का डिस्टेंस है 3.73 लेम्डा। ओके, where lambda is the wavelength of the light, the number of maxima can be obtained in upper portion of the screen। तो सर उसके सामने ऐसा स्क्रीन रखा होता है, सभी बच्चे जानते हैं YDAC का बेसिक, और स्क्रीन रखा होता है तो सर सेंटर में क्या बनता है, सेंटर में मुझे पहला मैक्सिमा मिलता है क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस हो जाता है 0, और बाकी मैक्सिमा कहाँ मिलते हैं जहां पर पाथ डिफरेंस लेम्डा 2 लेम्डा 3 लेम्डा 4 लेम्डा ऐसा चलता जाता है। नीचे भी ऐसा मिलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ मैक्सिमम which can be obtained in the upper portion, सिर्फ ऊपर के पोर्शन में हमको देखना है कहां मैक्सिमा मिलेगा। इफ एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करना है। तो अगर हमारे पास में दो सोर्स हैं सामने, अगर देखते हैं बढ़ते जाएंगे तो जब इंफिनिटी पर पहुंच जाते हैं, व्हेन वी रीच द इंफिनिटी, कितना हो जाता है दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। सर जब इंफिनिटी पर जाती है तो रेस पैरेलल हो जाती है, अगर पैरेलल हो जाएंगी तो हम देखेंगे सर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। सर S1 ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 ने इतना डिफरेंस किया है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3.73 लेम्डा। तो इंफिनिटी पर डिफरेंस हो गया 3.73 लेम्डा, सेंटर पर कितना है सर 0, तो 0 से 3.73 के बीच में देखते हैं लेम्डा के मल्टीपल क्या मिलेंगे, 1 लेम्डा यस सर मिलेगा, 2 लेम्डा यस सर मिलेगा, 3 लेम्डा मिलेगा, 4 लेम्डा मिलेगा नहीं सर, 3.73 लेम्डा है लास्ट। तो कितने मैक्सिमा मिले 1 2 3, तो सिर्फ अपर पोर्शन में हम देख रहे हैं तो 3, टोटल पूछते तो नीचे पोर्शन में भी 3, सेंटर में भी 7 है, पर हमें कहा है अपर पोर्शन एक्सक्लूडिंग सेंटर, तो क्या सही ऑप्शन हमारे पास में 3। ठीक, next question, the light emitted from the distance star, the distance star observed at the frequency of 5500 megahertz for the star stationary इसका क्या मतलब सर, जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों स्टेशनरी होते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, रियल फ्रीक्वेंसी मिलता है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, ये रियल फ्रीक्वेंसी दे रखा है, रियल फ्रीक्वेंसी है 5500 मेगाहर्ट्ज फॉर द स्टार स्टेशनरी विद द रिस्पेक्ट टू अस। ठीक है, इफ द स्टार इज अप्रोचिंग अस, अब स्टार क्या कर रहा है, अप्रोचिंग अस, हमारे पास में आ रहा है।
तो कभी भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट रिलेटिवली पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ज्यादा मिलता है, और दूर जाते हैं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का क्वेश्चन है। स्पीड भी दे रखा है हमको, सीधा सीधा सर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, सब बच्चे जानते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी। साउंड या लाइट, बोलो साउंड या लाइट। सर स्टार इमिट कर रहा है, स्टार इमिट कर रहा है मतलब वो लाइट का क्वेश्चन है ना, साउंड का डॉपलर्स इफेक्ट नहीं है, डॉपलर्स इफेक्ट लाइट का है। तो क्या फॉर्मूला, न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू 1 माइनस v बाय सी, 1 प्लस माइनस v बाय सी। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस माइनस v बाय सी। अगर पास आ रहे हैं तो बढ़ेगा 1 प्लस v बाय सी, दूर जा रहे हैं तो कम होगा 1 माइनस v बाय सी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर रहा है, मतलब 1 प्लस v बाय सी। तो न्यू की वैल्यू गिवन है आपको 5500, कैलकुलेशन ही है, इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। 1 प्लस v भी आपको गिवन है, कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 5, c तो हम जानते ही हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, कैलकुलेट कर ही लेंगे, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 8 अपॉन 1000, 1000 प्लस 1 1000, तो 5500 इंटू 1000 1 अपॉन 1000 कर सकते हैं इतना कैलकुलेशन, तो 2 जीरो कैंसिल है, तो 55 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से, 55 बन 55 जीरो एज इट इज, फिर आ जाएगा 55, 55055 55055 55055 अपॉन में 10 भी है मेगा हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में आ रहा है, देखना भी नहीं, किलो हर्ट्ज में देखना भी नहीं, आंसर तो इन दोनों में से था, है ना, मेगा हर्ट्ज में गिवन है हमको ये 55055, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। पूरा कैलकुलेशन में नहीं करना है, ऑप्शन से पता लग जाता है कि कौन सा नियरेस्ट हमारे पास में सही होगा। तो अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला डॉपलर्स इफेक्ट, साउंड या लाइट में से एक जनरली पूछा ही जाता है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू कोहेरेंट सोर्सेज विद इंटेंसिटी I0 एंड 4I0, दो सोर्स है I0 और 4I0, है ना, आइडेंटिकल नहीं है, इंटेंसिटी अलग अलग है। इंटरफेयर द मीडियम, इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज n टाइम्स। अच्छा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या पूछा हमको, मैक्सिमम इंटेंसिटी n टाइम्स है किसके, मिनिमम के। देन द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इज, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी n टाइम्स है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, सर बेसिक फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं कि I नेट क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। मैक्सिमम चाहिए तो सर cos 5 1, और मिनिमम चाहिए तो cos 5 -1, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले हमें क्या लिखा है यहां पर कि I max क्या है, n टाइम्स ऑफ द I मिनिमम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बना, I max इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ द I मिनिमम। तो I max निकाल लेते हैं, कितना दिया है हमें सर, I और 4I, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर मुझे I max फाइंड करना है तो सर I max इज इक्वल्स टू I0 प्लस 4I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 4I0, cos 5 तो हो गया 1, तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा मुझे, 4 प्लस 4 8 मिल जाएगा 9, मतलब I max आ गया मेरे पास में 9I0। I मिनिमम भी निकाल लेते हैं सर, I मिनिमम फॉर्मूला तो यही है, I0 प्लस 4I0 बस cos 5 क्या हो जाएगा मिनिमम के लिए -1, तो -1 क्या, तो कितना मिला 2 अंडर रूट I0 4I0, तो क्या मिला मुझे 4 का रूट 2, 2 इंटू 4 4 कैंसल आउट, मतलब मिनिमम आ गया I0। तो I max कितना मिला मुझे सर 9I0, और मिनिमम कितना है मेरे पास में n टाइम्स, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स है हमारे पास। अगर रेशो पूछते 9:1 हो जाता मैक्सिमम मिनिमम का, पर रेशो नहीं पूछा आपको, क्या पूछा आपको, पूछ रहे हैं सर n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, 100% चांसेस है कि सर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पे क्वेश्चन बनता है नीट में, ठीक है, याद रखना फॉर्मूले। आगे देखते हैं, इन वाइड एसी
द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट इज 0.03 mm। तो मेरे पास में दो सोर्स होते हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। तो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, हमें S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल d बोलते हैं। तो d गिवन है आपको क्या, 0.03 mm में गिवन है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज लेमड़ा, अच्छा लेमड़ा के टर्म्स में ही है। इफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म एट डिस्टेंस स्क्रीन इज 1 डिग्री, तो आपको एंगुलर विड्थ दी है किसी भी फ्रिंज की। इफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज 1 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ लेमड़ा इज, सीधा सीधा क्या पूछा है आपको, कोई फ्रिंज बन रही होगी, मान लो ये फ्रिंज है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उसकी एंगुलर विड्थ दे रखी है, कितने दे रखी है एंगुलर विड्थ, 1 डिग्री। और ये जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ भी हम जानते हैं क्या होता है सर, बीटा होता है ना, फ्रिंज विड्थ भी क्या होता है हमारे पास में, बीटा होता है। इसका क्या मतलब, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर दिख रहा है सर हमें, ये डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलते हैं, ये हमारे पास में बीटा है और थीटा भी दिया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पर इसमें थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, है ना। तो कितना दिया हमको सर, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 इक्वल्स टू आर्क। आर्क का क्या हो गया हमारे पास में, ये बीटा अपॉन रेडियस। रेडियस क्या हो गया सर, स्क्रीन डिस्टेंस डी। क्या आपको बीटा का नॉलेज है, बीटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, क्या लिख लेंगे सर, पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा होता है लेमड़ा, डी बाय डी। तो डी से डी कैंसिल। क्या आपको लेमड़ा गिवन है, हाँ सर मेरे पास में लेमड़ा तो फाइंड करना है। गिवन हमारे पास में क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट डी गिवन है, तो क्या जाएगा, लेमड़ा इज इक्वल्स टू, लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी पाई बाय 180। क्या है डी की वैल्यू, सर डी की वैल्यू गिवन मुझे mm में 0.03 अपॉन क्या कर देंगे सर, 180। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिलेगा आपको सिंप्लीफाई करके, आंसर आ जाएगा आपके पास में 5 के टर्म्स में, 5233। आया समझ में, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हमको मालूम है कितना होता है, लेमड़ा डी बाय डी। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट पूछा है आपको, इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गुड टेलीस्कोप। अच्छा, वेयर सिंबल हैव द रिजॉल्व मीनिंग, इट हैज हाई रिजॉल्विंग मैग्नीफाइंग पावर। हाँ सर, रिजॉल्विंग पावर भी हाई होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर भी हाई होना चाहिए टेलीस्कोप का, तो वही अच्छा टेलीस्कोप होगा। रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमड़ा। हाँ सर, रिजॉल्विंग पावर का तो फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1.22 लेमड़ा। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी सही है सर, बड़ा जब टेलीस्कोप बनाते हैं तो आप देखना ऑब्जेक्टिव लेंस काफी बड़ा होता है, हम छोटा रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं टेलीस्कोप। तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा सर उसके प्रोपोर्शनल लाइट एंटर भी करेगा। रिजॉल्विंग पावर इज लार्जर व्हेन द रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द ब्लू लाइट। तो एक बात तो देखो, चारों ऑप्शन समझ में आ रहा है सर। एक बोल रहा है कि रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन लेमड़ा है, ये बोला रिजॉल्विंग पावर इज लार्जर व्हेन द रेड लाइट इज यूज्ड। तो हमको तो मालूम है लेमड़ा रेड का सबसे ज्यादा होता है, कंपेयर करेंगे अगर ब्लू से। तो ये बोल रहा है कि लेमड़ा रेड का, तो रेड के लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होना चाहिए, ये बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पूछा है इनकरेक्ट। तो सर अगर मुझे ए और सी, अच्छे समझना इस कंसेप्ट को, सर मुझे ए और सी का अगर कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं मालूम ब्राइटनेस का फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं मालूम रिजॉल्विंग का पावर क्या है, फॉर्मूला क्या है, बट इफ आई नो दिस टू डायरेक्टली, तो हम कंक्लूड कर देंगे सर इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा है, ये बोल रहा है लेमड़ा रेड के लिए ग्रेटर है तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये साफ साफ बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा है, तो दोनों में से एक ही सही होगा। कौन सा सही है, ये हमारे पास में सही, हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा होता है, मतलब ये गलत है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आया समझ में। तो कभी कभी ऐसा मिलेगा कि सर आंसर उन दो में से ही कोई एक होगा, तो बाकी दो को हमको देखना भी नहीं।
आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन, द स्लिट विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सच दैट द स्लिट विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब कि हमारे पास में सिंगल स्लिट का सीधा सीधा कुछ बोल रहा है वो, सच दैट एन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, डबल स्लिट भी आ गया है ना, अगर मेरे पास में डबल स्लिट है यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, are obtained within the central maxima of the diffraction pattern such that n maxima of double slit के n maxima किसके, डबल स्लिट के, तो डबल स्लिट के मैक्सिमा तो अभी बताया था मैंने क्या होता है, लेमडा डी बाय डी, है ना, फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाय डी पर वो n है, कितने हैं, n मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न आर ऑब्टेन्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उस सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में हमको n नंबर ऑफ डबल स्लिट मैक्सिमा मिल रहे हैं। क्या आपको मालूम है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, सीधा सीधा फॉर्मूला, ऊपर लेमडा बाय डी, नीचे भी हमारे पास में लेमडा डी बाय डी होता है, तो विड्थ कितनी हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमा की सिंगल स्लिट में, 2 लेमडा डी बाय डी, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको, D is the distance between for the slit D and the light used same for the arrangement, तो स्लिट विड्थ पूछा है आपको, स्लिट विड्थ पूछा है मतलब कि सिंगल स्लिट में विड्थ पूछा है, सिंगल स्लिट की विड्थ को हम A बता देते, नहीं तो दोनों डी हो जाएगा, ठीक है। तो D है डबल स्लिट में दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, A है हमारे पास में सिंगल स्लिट का विड्थ, तो लेमडा डी कैंसल आउट है, A निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2d ऊपर चला जाएगा और n नीचे आ जाएगा, 2d अपॉन n, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा डबल स्लिट भी मालूम होना चाहिए और सेंटर मैक्सिमा का सर ये तो बिल्कुल एक ही पेटेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, तो सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा 2 लेमडा डी बाय डी, डी मतलब विड्थ ऑफ द स्लिट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, पोलराइजर एनालाइजर एक्सपेरिमेंट सब जानते हैं, पहले क्या रखा होता है, तो पहले रखा होता है हमारे पास में पोलराइजर जो लाइट को पोलराइज करेगा, फिर इसके बाद रखते हैं हम एनालाइजर, एनालाइज करते हैं कि लाइट पोलराइज हुआ या नहीं हुआ या कितना पोलराइज हुआ, ठीक है। ईच अदर 45 डिग्री, सर दोनों के प्लेन के बीच में हमने एंगल रख दिया है कितने का, 45 डिग्री का, ओके, मतलब पैरेलल नहीं रखे हैं, परपेंडिकुलर नहीं रखे हैं, 45 डिग्री पर रखे हैं। पैरेलल में आपको डायरेक्ट मालूम है सेम इंटेंसिटी आ जाता है, परपेंडिकुलर में तो 0 कर देता है, 45 पर रखा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर, ठीक है, एनालाइजर से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी के बारे में कुछ पूछा है, क्या है उसकी इंटेंसिटी, 2I0, अच्छा गिवन है ना, जनरली क्वेश्चन में हमको एनालाइजर के बाद की इंटेंसिटी पूछते हैं, पर उल्टा हो गया यहाँ पर, देखो गिवन है आपको 2I0, द इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट, सर यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आती है, अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी पूछ ली है। बेसिक सब बच्चे जानते हैं, अगर x इंटेंसिटी का अनपोलराइज्ड लाइट आएगा तो पोलराइजर से पास होने के बाद में उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, हाफ, है ना, 50% एम्पलीट्यूड वो खत्म कर देता है, कितनी हो जाती है, हाफ। यहां से जब वो एनालाइजर पे जाता है और अगर थीटा गिवन होता है तो क्या है फॉर्मूला, I net इज इक्वल्स टू I इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, सब जानते हैं लॉ ऑफ मॉलस, I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो I net, सर I net तुमको गिवन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2I0 इक्वल्स टू I इंसिडेंट, सर कितनी इंसिडेंट हो रही है इस एनालाइजर पर, x/2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा भी गिवन है, पोलराइजर एनालाइजर के एक्सिस के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो 2 × 2 तो हो गया 4I0 इज इक्वल टू x cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो हो गया हमारे पास x/2, 2 को और मल्टीप्लाई कर दो इधर, मतलब कितना आ रहा था 8I0, तो कितना इंसिडेंट था हमारे पास में 8I0। आया समझ में, पोलराइजर एनालाइजर का रिलेशन, पोलराइजर से पास होगा हाफ हो जाएगी, उसके बाद जब एनालाइजर से पास होगा तो जितना भी होगा इंटेंसिटी इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर द मीडियम इज 53। डायरेक्ट दे दिया आईपी इस क्वेश्चन में, तो अभी करा था हमने पोलराइजर वाला, यहाँ पर हमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्ट दे दिया 53 डिग्री, एंगल ऑफ पोलराइजेशन 53 दिया है। तो क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल पूछा है। क्रिटिकल एंगल तो TIR का कुछ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं, इधर साइन थीटा मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/μ। मुझे बताओ एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया है, ब्रूस्टर लॉ, क्या होता है ब्रूस्टर लॉ? तो tan ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू μ, मतलब tan 53 इक्वल्स टू μ। tan 53 की वैल्यू क्या होता है? tan 53 4/3 इक्वल्स टू μ। सर μ गिवन है, क्रिटिकल एंगल मिल गया मुझे, साइन c इज इक्वल्स टू 1/μ, μ 4/3 है, तो 1/μ कितना हो जाएगा? 3/4। तो क्या मिल गया? साइन c 3/4, सो c कितना हो गया? साइन इनवर्स 3/4, सीधा सीधा दिया साइन इनवर्स 3/4। तो दोनों को क्लब कर दिया, और जनरली क्लब करते ही हैं, किसको? ब्रूस्टर लॉ को और क्रिटिकल एंगल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, क्वेश्चन नंबर, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टर्पेंटाइन इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू ये हमको ज्यादा दे रखा है। ज्यादा दे रखा है मतलब वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो जो टर्पेंटाइन है वो रेयर, वो हमारे पास में म्यू ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज हायर, मतलब म्यू टी ग्रेटर है, तो वो एक डेंसर मीडियम हुआ। किसके कंपैरिजन में पूछा है? वाटर के कंपैरिजन में। While the mass density is lower, सर मास डेंसिटी कम है। मास डेंसिटी मतलब क्या? इधर जो भारी होगा वो नीचे होगा अगर मिक्स करेंगे, अगर एक के ऊपर एक रखते हैं मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। तो जिसका डेंसिटी लेस है वो अप, जिसका डेंसिटी हायर है वो डाउन। और कौन सा? मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी बताता रेयर डेंसर मीडियम, मास डेंसिटी बताता हैवीनेस, ठीक है। तो पानी नीचे होना चाहिए, वैसे डायग्राम में सब दिया हुआ है। डायग्राम नहीं भी देते तो समझ जाते हैं वाटर नीचे है और ऊपर है। क्वेश्चन बन सकता था कि कहाँ रेयर मीडियम है, कहाँ डेंसर मीडियम है, ठीक। तो सर ये ऊपर है तो ये डेंसर मीडियम हो गया हमारे पास में, और पानी नीचे तो ऑप्टिक्स के हिसाब से हमारे पास ये रेयर मीडियम हो गया। The figure shows the layer of turpentine floating over the water in a container for which the 4 rays are incident on turpentine figure. The path shown may be correct. कौन सा करेक्ट हो सकता है? मस्ट भी करेक्ट नहीं दिया, क्या दिया? मे बी करेक्ट, कौन सा सही हो सकता है? तो पहले देखते हैं। तो पहले में तो मुझे क्या हुआ? एयर टू टर्पेंटाइन आया, इसका मतलब रेयर टू डेंसर, टूवर्ड द नॉर्मल होना चाहिए। हाँ सर सीधा जाना था, टूवर्ड द नॉर्मल हो गया। और ये क्या, ऐसा देखा क्या कभी? सर डेंसर टू रेयर जा रहा है सर, इससे तो आगे जाकर के अवे फ्रॉम नॉर्मल होना था, उधर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि अब कैसा जा रहा है? डेंसर टू रेयर, मतलब ये तो गलत है। हालांकि हमने ऑप्शन ही देखे 1 2 3 4, 1 तो दिया ही नहीं है कहीं भी, है ना, बिल्कुल ही गलत जा रहा है वो। सेकंड को देखते हैं। सर ये आया रेयर टू डेंसर, ठीक है। अब डेंसर टू रेयर, क्या डेंसर टू रेयर कंडीशन होती है? एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। हाँ सर हो सकता है, अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर रहा तो यस सर सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑब्लिक इंसिडेंट है पर डिवेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मली होता तो हो सकता था। फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो सर टूवर्ड द नॉर्मल बिल्कुल सही है, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ सर ये डेंसर टू हो सकता है। तो 2 और 4 कौन कौन से करेक्ट है? 2 और 4। इसका मतलब डी ऑप्शन में आप करेक्शन कर लो, कौन कौन से हैं? ए एंड सी। तो आया समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया। डेंसिटी टू रेयर में क्या होता है? तो डेंसिटी टू रेयर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, या फिर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो TIR हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। The voltage across the capacitor is represented as shown in the figure. Which one of the following curve will represent the corresponding current? अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटर की।
क्या दे रखा है, वोल्टेज। कैपेसिटर के बारे में क्या जानते हैं, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, तो करंट लीड करता है, CCL, कैपेसिटर करंट लीड, है ना। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है, 90 डिग्री से, जिसको बोलते हैं π/2। एवरी स्टूडेंट नो दिस कंसेप्ट, पर डायरेक्ट नहीं पूछा, ग्राफ के फॉर्म में दे दिया है। तो दो तरीके हैं, आज सर को जो मैथमेटिक्स बढ़िया आना चाहिए, ग्राफ देखते से बता दूं कि किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है। तो ऊपर होता तो साइन होता, पर नीचे तो सर तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। या चारों ग्राफ की भी स्टडी करूं, देख लेते हैं। यहाँ पर करंट, सर करंट मैक्सिमम है, मतलब इनिशियली मेरा वोल्टेज 0 है तो ये मैक्सिमम है। हाँ सर, दोनों में 90 का फेज डिफरेंस होता है तो ऐसा होता है। ये 0 है तो ये 0 नहीं है, तो हो सकता है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी साइन बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा। ये सर ये भी हो सकता है, मतलब ये पता चलेगा कि आंसर बी और सी से तो नहीं है, डी और ए से मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ग्राफ इक्वेशन बनाऊंगा तो सर एक cos x का ग्राफ बन जाएगा, और ये cos x का यहां से बनता है तो ये माइनस cos x का बन जाएगा। तो हमें डिफरेंस देखना है माइनस साइन एक्स का cos x के साथ में, तो 270 का डिफरेंस होता है, माइनस साइन एक्स का माइनस cos x के साथ। हाँ सर 90 का डिफरेंस होता है, साइन एक्स cos x का भी 90 होता है, माइनस साइन एक्स का माइनस cos x के साथ भी 90 का होता है। तो ये मुझे सही से डिफरेंस बता रहा है, ये पहला तरीका। पर सर जनरली ग्राफ देख के हम इतना ज्यादा फटाफट नहीं बता पाते कि उसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बना भी लिया तो सर फेज डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इतना तो सब बच्चा जानता है कि सर ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है तो ये 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होता है, सर 270 डिग्री होता है, और 180 और 360 डिग्री। तो कभी भी पता करना है कि कौन आगे है कौन पीछे, तो आप किसी को एक रैंडमली चूज करो और दूसरे को देखो कि उसको वही पोजीशन तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना एंगल उसको कवर करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों से मैं ऑप्शन देखता हूं तो देखो, ये तो समझ गए 0, ये 0 सर एक साथ ही चालू हो रहे थे, 90 का फेज डिफरेंस हो ही नहीं सकता, दोनों साथ में ही है, ठीक है। यहां अगर हम देखते हैं तो 90 ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव आने में देखो कितना टाइम लगेगा, 90 और 180, और यहां पर आया सर ये पहले से ही मैक्सिमम पर है, हमारे करंट वोल्टेज को यहां तक आने के लिए सर 270 कवर करना पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, 270 का। फिर इससे कंपेयर करता हूं, ये है माइनस में मैक्सिमम, ठीक है। हमारे वोल्टेज को देखते हैं, हमारे वोल्टेज को यहां तक आने में, हाँ सर 90 डिग्री कवर किया, तब जाके वो माइनस में मैक्सिमम आ गया, मतलब कितने से पीछे है वो, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो दिस वोल्टेज 90 डिग्री लैग और दिस करंट 90 डिग्री लीड, जो हम जानते हैं। इसका मतलब डी ग्राफ सही है, या तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया उसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे हम पता कर लेते हैं कौन सा ग्राफ आगे है और कौन सा ग्राफ पीछे है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure shows variation of R resistance XL XC with the frequency of the series LCR circuit। ठीक है, आंख बंद करके पूरा पढ़ लीजिए, सीरीज LCR सर्किट क्वेश्चन आना ही आना है, एसी में कुछ पढ़े ना पढ़े सीरीज LCR सर्किट पढ़ना है, देख लेते हैं। Then for what frequency point the circuit is essentially capacitive। सर अगर कैपेसिटिव XL की वैल्यू ज्यादा होती है तो कैपेसिटिव है, XC की वैल्यू ज्यादा होती है, XC की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर है, XL की वैल्यू ज्यादा है तो सर इंडक्टिव सर्किट है, और दोनों बराबर है तो सर रजिस्टिव है। सब बच्चे जानते हैं, देख लेते हैं कौन कहां पर ज्यादा। हमको क्या पूछा है, कैपेसिटिव, तो बताएंगे हमारे पास में कैपेसिटर XC कहां ज्यादा है, सर XC यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और XL यहां कम है। XC अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब इतने इतने रीजन में XC हमारा XL से ज्यादा है। उसके बाद देखो ये XL ज्यादा हो गया, तो इसके पहले XC ग्रेटर है, मतलब कैपेसिटिव सर्किट, इसके बाद इंडक्टिव सर्किट, और इस पॉइंट पर रेजिस्टिव सर्किट। सिंपल कंसेप्ट है। तो कैपेसिटिव पूछा है तो इसके पहले का पॉइंट है कोई सा, ए पॉइंट है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ गया आपके पास में। आगे देखते हैं। और 23rd द फिगर शोज द, ये तो अपन ने अभी किया। 24th among the following set of values of resistance R
L and C, the quality factor is minimum. सीधा सीधा क्वेश्चन है क्वालिटी फैक्टर पर, इसका मतलब हमें क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या क्वालिटी फैक्टर के काफी सारे फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के, उसे तो हम कैपिटल Q से लिखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर RLC के टर्म्स में क्या फॉर्मूला, RLC के टर्म्स में 1/R √L/C, अदरवाइज VXL/VC VR भी होता है, VXC/VR भी होता है, काफी सारे फॉर्मूले। पर RLC के टर्म्स में 1/R √L/C हमें कंपेयर करना है कि कहां पे क्वालिटी फैक्टर मिनिमम होगा। तो ऐसे में जनरली हम 4 ऑप्शन आते हैं तो उसको वैल्यू पुट करके ही देखते हैं, पर इन सब ऑप्शन में अगर आप एक बात देखो तो L सब में सेम है, तो L पर फोकस ना करें सर, हम तो R√C पर फोकस करें। तो क्या कहेंगे, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R√C। R√C की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी कि उसका मिनिमम होगा। तो R√C ओरल कर सकते हैं इतना तो कोई भी, R इंटू √C, 64 का रूट 8, 8 इंटू 4 32, 1 का रूट 1 इंटू 4 4, 64 का रूट 8, 8 इंटू 8 64, 1 का रूट 1 इंटू 8 8। तो सबसे ज्यादा R√C 64 है, मतलब सबसे कम क्वालिटी फैक्टर C के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर, क्या गिवन है आपको, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 12 हेनरी। L की वैल्यू दे रखा है आपको 12 हेनरी। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर चाहिए आपको Pmax एट 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज मतलब AC दे रहे हैं हम उसको, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 60, शुड बी कनेक्टेड टू द कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस से हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब मिलता है सर, जब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब XL और XC बराबर होते हैं। When XL and XC are equal, then resonance takes place, minimum impedance, maximum current, maximum power। ठीक है, सिंपल XL इक्वल्स टू XC करना है। XL फॉर्मूला मालूम है आपको, XL इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, XC क्या होता है 1/ओमेगा C होता है। तो बच्चे तो डायरेक्ट ही जानते हैं कि सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC होता है। तो हमें क्या निकालना है, कनेक्टेड कैपेसिटेंस C निकालना है। तो C इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर L। क्या हमें ओमेगा दिया है क्वेश्चन में, अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना है आपको कि ओमेगा दिया होता है या फ्रीक्वेंसी दिया होता है। ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। क्या दिया है हमें, 60 हर्ट्ज दिया है, ना एंगुलर लिखा है ना फ्रीक्वेंसी लिखा है, हर्ट्ज, हर्ट्ज जैसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अगर दिया होता तो कुछ आपको रेडियन में दिया होता, तो हर्ट्ज में दिया है, मतलब ओमेगा मुझे रखना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो रख दिया हमने 2π इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर इंटू L। तो 2 सब जानते हैं, पाई जानते हैं 22/7, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60, L भी आपको गिवन है SI में ही दिया है 12। बस सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा C। तो सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.5 कुछ आएगा, इसका मतलब C ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में। तो ये नहीं कहा कि रिजोनेंस है, कहता है कि मैक्सिमम पावर निकालना है, तो हमको मालूम है कब होता है, रिजोनेंस पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। V दिया है हमको 60 sin 50t 80 cos 50t। ठीक है, अप्लाई टू द रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस भी दे रखा है हमको 10 ओम। RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर इज, तो इतना तो हम जानते हैं कि सर करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है, नहीं तो वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है अगर और भी होते तो ये होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज तो ये आ गया 80 sin 50t और cos 50t। एक साइन में कॉस में क्या सब बच्चे जानते हैं, A sin थीटा प्लस माइनस B cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है हमारे पास में
ये हमको कितना वोल्टेज दे रहा है, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 100 मतलब कितना हो जाएगा 60 मतलब 100 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी कितना दिया सर हमको 10 मतलब करंट कितना मिला सर, करंट मुझे मैक्सिमम मिला 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 10, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज 10। पर क्वेश्चन में पढ़ें क्या लिखा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, मैक्सिमम या पीक वैल्यू नहीं चाहिए। क्या फॉर्मूला, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2, 10 अपॉन रूट 2। तो 10 अपॉन रूट 2 भी नहीं है, क्या कर दें रेशनलाइज, क्या हो जाएगा रेशनलाइज कर देंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 से 10 कैंसिल 5 रूट 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्या काम की चीज थी इसमें, इधर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कभी भी एक साइन में कॉस में दोनों के थीटा सेम है, देख लो जहां पे भी था 50t और 50t दोनों के थीटा जब भी सेम होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमको मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो वी मैक्स आ गया, तो आई मैक्स आ गया, आई मैक्स आ गया तो हमने आई आर एम एस भी फाइंड कर दिया, इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज अच्छा थ्रू द रेजिस्टेंस आर विद द टाइम कांस्टेंट। क्या टाइम कांस्टेंट और रजिस्टर और कैपेसिटर रिलेशन मालूम है क्या होता था, टाइम कांस्टेंट याद करो, ये अपने पढ़ा था उसमें डीसी आरसी सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होती थी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी, तो टाइम कांस्टेंट क्या है आरसी। ओके, बोथ आर नाउ प्लेस्ड इन द सीरीज अक्रॉस एसी, अब एसी में कनेक्ट कर दिया है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी दे दी, देखो लिख के दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ना ध्यान रखना है कि न्यू है या ओमेगा है, वो तो सिंबल भी दे दिया। द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी, क्या पता करना आपको इंपीडेंस, तो इंपीडेंस का बेसिक फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। पर इस क्वेश्चन में आपको केवल आर और सी है, आर और सी है मतलब एक्सएल 0 है, क्या हो जाएगा इंपीडेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आपको आर के टर्म्स में चाहिए तो एक्सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो सर आर स्क्वायर प्लस एक्सी क्या होता है, एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी है ना, एक्सएल ओमेगा और एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी को रख देते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पर आपको ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन 2 टाइम कांस्टेंट दे रखी है, मतलब वो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन 2 टाइम कांस्टेंट, तो 1 अपॉन 2 टाइम कांस्टेंट तो ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम कांस्टेंट का स्क्वायर टी स्क्वायर और अपॉन में बच गया सी स्क्वायर। तो हमारा इंपीडेंस तो आ गया सर आर स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बस इन ऑप्शन आंसर आर में चाहिए, तो आप जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट होता है आर सी, मतलब टाइम कांस्टेंट बाय सी को मैं क्या लिख सकता हूं आर, तो टी बाय सी को आर लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इट मींस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अंडर रूट 5 आर स्क्वायर, रूट 5 आर स्क्वायर मींस रूट 5 आर। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड क्या गिवन है अपने को, 1 माइक्रोफेराड गिवन है आपको कैपेसिटी में, C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड, चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकंड, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, dV बाय dt दिया है आपको, क्या दिया dt बाय dt 5 वोल्ट पर सेकंड। तो क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, डी फाई डी टू ई, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, डी फाई बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, पर कौन सा फ्लक्स चेंज, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। और बच्चे ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हमारे पास में कैपेसिटी इंटू डीवी बाय डी टी, तो सर कैपेसिटी भी गिवन है और डीवी बाय डी टी भी
गिवन है, दोनों गिवन है, इसका मतलब इधर हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। किताबों में आप देखते हैं कि फॉर्मूला तो ये दिया होता सर, ये क्या सी डी वी बाई डी टी। तो सर एप्सिलॉन नॉट डी वाई बाई डी टी फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फ्लक्स अगर मुझे पता करना है यहाँ पर एक प्लेट पर, तो क्या मिलेगा मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई डॉट ए कॉस थीटा। सर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एप्सिलॉन नॉट अगर मैं थ्रू आउट देखूंगा तो एरिया कांस्टेंट रहेगा सर, वो चेंज नहीं होगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन है अंदर मेरे पास में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी टी ऑफ ई। क्या होता है ई हमारे पास, सर एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट, क्या बचा है मेरे पास, डी बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं ई को, बताओ ई बी आर में क्या रिलेशन है सर, ई इज इक्वल्स टू वी बाय डी। सभी जानते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ई इज इक्वल्स टू वी बाय डी। इट मींस एप्सिलॉन नॉट ए डी वाई बाई डी टी, सर वी बाय डी। डिस्टेंस, द डिस्टेंस द कांस्टेंट है दोनों प्लेट के बीच में, वो भी बाहर, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डीवी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है सर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है हमारे पास में कैपेसिटी। तो समझ में आया ये फॉर्मूला क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज द बेसिक फॉर्मूला। और अगर कैपेसिटेंस हमको दे रखा है और वोल्टेज रेट चेंज दे रखा है, दैट इज सी डीवी बाई डी टी। तो सी भी दिया है हमें 5, डीवी बाई डी टी 5 दिया, और ये 1, 5 इंटू 1 सर 5 के फॉर्म में आएगा। मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स 36 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया 36 वॉट एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स कह दो या इंटेंसिटी कह दो या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कह दो सर, सब एक ही बात है। क्या दिया है हमको ये 36 सर, इंटेंसिटी दिया है या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दिया है, या एनर्जी अपॉन टाइम सर पावर होता है, पावर पर यूनिट एरिया दिया है। कितना दिया है 36 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, देखो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड, साइड भी दिया है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। तो सर कोई रेडिएशन अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है किसी भी प्लेट के ऊपर, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अंदर ही हो जाता है सर, मोमेंटम चेंज पी का होगा। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्ट होता है तो सर मोमेंटम चेंज 2p का होता है। तो फॉर्मूला याद आया, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, रेडिएशन प्रेशर। क्या होता है रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, I अपॉन C। कंप्लीट एब्जॉर्ब है तो इसका 1 टाइम्स, और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो सर इसका 2 टाइम्स, या उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस आर या 2 माइनस है, ठीक है। तो यहां देखो आपको I का वैल्यू तो दिया है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, हमें फोर्स निकालना है, एरिया स्क्वायर प्लेट है, साइड हो 2/2, I इंटेंसिटी 36 गिवन है सर, C के बारे में हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, R पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन 0 है, तो 0 + 1 1, यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 36/3, 3 से 36, 12 इंटू 4 48, कुछ 48 के टर्म्स में आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन 48 के टर्म्स में, मतलब मुझे 10 टू द पावर करने का नीड नहीं है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सबसे पहले सर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, क्या दिया है, माइक्रो में दिया है, मीटर में दिया है, हमको ये नहीं देखना है, 10 टू द पावर में कभी नहीं उलझना। सबसे पहला काम करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लें, उससे रिलेटेड अगर आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो फिर हम वो इसको टिक कर देंगे, पर अगर 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं फिर हम 10 टू द पावर पर ध्यान देंगे। ओके, the amplitude of the magnetic field and region carried on electromagnetic wave is 0.2 microtesla। कितना दिया है 0.2 माइक्रोटेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड दिया है आपको B0,
0.2 माइक्रो टेस्ला। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, सीधे सीधे इंटेंसिटी अभी बताया था। इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी तो होता था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर आपको तो बी नॉट दिया है। क्या बी नॉट और एनर्जी में रिलेशन याद है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मतलब E बाय V वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर हमको एनर्जी डेंसिटी दी है मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दिया है, और यहां पर एनर्जी अपॉन एरिया है। क्या कर दें वॉल्यूम बनाने के लिए? तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो सर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू लेंथ मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है मेरे पास में? एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है क्या है? फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। क्या बच गया? तो मेरे पास में बच गया यहां से लेंथ, यहां से बच गया है मेरे पास में टाइम। क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम? कौन आ रहा है यहां पर? देखो मैग्नेटिक रीजन कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एल लेंथ को टी टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कवर कर रही है मतलब लेंथ अपॉन टाइम सर स्पीड। और इसकी स्पीड तो हम जानते हैं क्या होता है, इसकी स्पीड c होती है। आया समझ में? इंटेंसिटी हमको निकालना है तो क्या बन गया? 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर c। म्यू नॉट की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा ही है हमारे पास में। बी नॉट आपको गिवन है, सी भी हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी की वैल्यू आप पुट कर दें, सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा हमें 4.8। आया समझ में? इंटेंसिटी, रेडिएशन, प्रेशर, फोर्स, है ना, इंटर रिलेटेड है सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ यूज्ड ओनली। पढ़ लेते हैं एक बार सभी स्टेटमेंट। डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड ओनली, ओनली कह दिया है। देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस तो अभी बताया था मैंने कि सर जब इंसिडेंट होगा, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब मोमेंटम P से चेंज होगा I/C प्रेशर, पर अगर परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो 2P से 2I/C। तो नेचर ऑफ सरफेस पे तो डिपेंड करता ही है कि उसको एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये तो गलत। सोर्स फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग एंड नेचर ऑफ, नहीं, इस पर तो डिपेंड करता है। इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। बिल्कुल सही है। किस पर डिपेंड करता है? कितना इंटेंसिटी का लाइट दे रहे हो, क्योंकि मोमेंटम तो उसी का होगा। लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करेगा सर कितना चेंज हो रहा है, और सरफेस पे डिपेंड करेगा वो मोमेंटम को P से चेंज कर रहा है या 2P से कर रहा है या किसी एंगल से कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर रेडिएशन प्रेशर का बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। किसी इंस्टेंट पर देखा हमने, क्या देखा? फील्ड वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट इंस्टेंट अलोंग, मतलब डायरेक्शन पूछा है। किसका डायरेक्शन पूछा है? हम बेसिक जानते हैं डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस प्रोडक्ट होता है किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड और B का। तो यहाँ किसकी डायरेक्शन निकालना है? देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। वेव का तो मतलब ही होता है जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी उसी डायरेक्शन में वेव है। तो C तो हमारी एक्स एक्सिस पर है, मतलब I कैप। एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां पर है? पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस मतलब K कैप। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर J आना चाहिए, माइनस J आना चाहिए? तो कितना तो मालूम है कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर।
तो ये I है, ये K है, ये J होगा। अब दो ऑप्शन है, प्लस J या माइनस J। तो प्लस J देख, J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K I होता है ना, हमें मालूम है बेसिक। जैसे सर्कल बना लिया करते थे, I J K लिखते थे, तो J इंटू K क्या होता है, I। J मतलब पॉजिटिव Y एक्सिस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Light ray fall on the plane mirror and forms a real image. So the incident ray R प्लेन मिरर पर बन रहा है हमारे पास में रियल इमेज। पहली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है ना? तो पढ़ते आने शुरू से तो वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल बनाता है। सर अगर हमारे पास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल बना सकता है। तो प्लेन मिरर बेसिक प्रॉपर्टी है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनाता है। क्या होते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स? रियल ऑब्जेक्ट मतलब जहां से रेज डाइवर्जिंग आती है। वो यहां रख दिया अगर मैंने प्लेन मिरर, ये क्या कर देगा सर, इनको रिफ्लेक्ट। क्या कर देगा सर, इनको रिफ्लेक्ट। ये डाइवर्जिंग हो जाएंगी, ये भी डाइवर्जिंग हो जाएगी, तो सर आगे बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये क्या है मेरे पास में, ये है रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या है उसकी वर्चुअल इमेज। और अगर मैंने दे दिया एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट? सब रे इंसिडेंट होती है अगर कन्वर्जिंग। इसका मतलब मैं क्या एज्यूम करता हूं, इधर है मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा सर, ये आके मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी, मतलब ये क्या है, रियल इमेज। तो क्या रियल इमेज बनाता है प्लेन में? हाँ बनाता है। कब बनाता है? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। और आपको तो ऑब्जेक्ट नहीं पूछा, पूछा कि रेस कैसे आएगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब होता है जब रेज आती है मेरे पास में कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग रेज आएगी मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज रियल बना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। A biconvex lens is formed with the two thin planar convex lenses shown in the figure. Refractive index n डायग्राम दिख रहा है, हाँ तो 1.5 है, 1.2 भी है। ठीक है, both the curved surface are same radius curvature, ये भी अच्छी बात है। For these biconvex lens object distance 40 cm, ठीक है। The image distance will be, मतलब इस पूरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो सर बेसिक तो हमको मालूम है 1/f = 1/v - 1/u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया है हमको 40, इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, पर इसके लिए किसकी नीड है? फोकल लेंथ की। अब ये क्वेश्चन में पहले कराया था कि अगर कभी भी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम सर इंडिविजुअल मान के काम करेंगे। फिर हम जानते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो पहले मैं इसको इंडिविजुअल मान लेते हैं 1.5 वाले को, तो 1/f1 निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, μ - 1। तो म्यू कितना दिया डायरेक्ट कर देते हैं 1.5, तो 1.5 - 1/1/r1 - 1/r2। तो आप इस साइड को देखो, तो पहला राइट में आएगा रेडियस, तो 1/r1 कितना है, r 14 माइनस 1/r2। सर ये तो प्लेन है इंफिनिटी, तो 1/f1 की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट ही बता दो आप, कितना मिल गया। 1/f1 = 1.5 - 1, सर 0.5 डिवाइडेड बाय 14। ऐसे हम क्या f2 निकाल सकते हैं? हाँ सर f2 भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/f2 = इसको डायरेक्ट कर लें सर, μ - 1 तो करना ही है। म्यू कितना दिया है सर, 1.2 दिया है, 1.2 - 1 डायरेक्ट लिख देते हैं 0.2। 1/r देखते हैं, इसको अगर देखेंगे तो सर ये तो ऐसा है, तो फर्स्ट सरफेस तो सर प्लेन सरफेस है, 1/∞ हो जाएगा। सेकंड सरफेस का कर्व देखते हैं तो सर रेडियस तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना नेगेटिव हो जाएगा, -1/14। तो क्या मिल गया मुझे, 1/f2 = सर 1/f2 = 0.2 नेगेटिव में अपॉन 14।
तो 1/f 1.5 by 14, 1/f 2.2 नेगेटिव बाय 14 कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.2 0.3 by 14, मतलब f इज इक्वल्स टू 14 by 0.3, मतलब 140 by 3 अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 3 4 12, मतलब 40 से ज्यादा होगा। ठीक है, हम तो अपॉन में यूज कर लेंगे इसको। अब देखते हैं, तो ऐसा मान के चले अब हमारे पास में तो सर एक कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव आया तो जिसकी फोकल लेंथ है 140 by 3। कहां रखा है ऑब्जेक्ट? 40 पर। तो क्या ये यूज करूं? नहीं। ध्यान से देखो सर, 40 से ग्रेटर आया है, 40 से ग्रेटर आया मतलब इसका फोकस जहां पर भी ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सर? ऑब्जेक्ट को तो रखा है हमने 40, मतलब फोकस के अंदर। तो क्या होता है, फोकस के अंदर रखते हैं अगर कॉन्वेक्स लेंस में, तो वर्चुअल इमेज बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है, मतलब निगेटिव बनता है हमारे पास में v का वैल्यू। चारों ऑप्शन में आप देखें सर, एक ही ऑप्शन में है निगेटिव, मुझे सॉल्व करने का नीड नहीं है। क्या आंसर है? ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, डायरेक्ट समझ गए। 2-3 आंसर निगेटिव में होते तो हम इसको सॉल्व भी करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन ए का। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन द प्रिंसिपल एक्सिस, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ इट, द डायमीटर ऑफ द लेंस इज 10। डायमीटर ऑफ द लेंस क्या होता है? और अगर मेरे पास में एक लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो डायमीटर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या होता है? डायमीटर ऑफ लेंस का मीनिंग होता है ये, इसको बोलते हैं हम डायमीटर ऑफ लेंस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ को रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 इसका फोकल लेंथ है, कितने डिस्टेंस पे रखा है? 40 है, तो वही कैसा आ गया? फोकल लेंथ 20 है, तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 40 पर, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या? तो इसका मीनिंग 2f पर रखा है, 20 का डबल 40 सेंटीमीटर, मतलब कहां रखा है हमने इसको? 2f पर रखा है। 2f पर रखते हैं तो क्या होता है सर? 2f पर रखते हैं तो इसकी इमेज भी 2f पर ही बनती है, मतलब इधर भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। तो ओ की इमेज ओ डैश बन जाएगी 40। ठीक है, इफ द आई इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस, ठीक है, राइट में हमने आई को रख दिया है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच टू सी द इमेज। अच्छा, तो हमें इमेज देखने के लिए कुछ कहा है कि सर हमने आंखों को कहां रख दिया है? यहां से 60, यहां से 60, मतलब यहां से 20 और आगे, पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं पे रखा है। तो पूछा है कि मैक्सिमम इमेज देखने के लिए हाइट, कितने हाइट पर हम रखें, मतलब मुझे इमेज का क्या बनाना पड़ेगा? फील्ड व्यू बनाना पड़ेगा। तभी जानते हैं अगर हम फील्ड व्यू के अंदर है इमेज के तो हमें इमेज दिखेगा, फील्ड व्यू के बाहर चले जाएंगे इमेज नहीं दिखेगा। जैसे इस कैमरे का व्यू है कि अगर आप व्यू में रहोगे तो आप दिखोगे, अगर फील्ड व्यू के बाहर चले गए तो फिर हम नहीं दिखेंगे। तो देखने का सिंपल सा फील्ड व्यू बना लेते हैं। फील्ड व्यू के लिए देखते हैं, फील्ड व्यू के लिए क्या लेते हैं? फील्ड व्यू के हम एकदम एक्सट्रीम ले लेते हैं, ओ से बिल्कुल एक्सट्रीम यहां पर आया, तो इमेज यहां पे बन रहा है, तो ओ से एक्सट्रीम यहां पर आया, सर इमेज ये बन रहा है। ये पूरा क्या हो गया मेरा? फील्ड व्यू। जब तक मैं इस व्यू के अंदर हूं मैं इमेज को देख सकता हूं, इसके बाहर इमेज नहीं दिखेगा। अब आपने कहां रख दिया इसको? 20 पर, तो सर इतनी हाइट दिख रहा है आपको? सर इतनी हाइट तक अगर है तो हम देख सकते हैं, इससे ज्यादा हाइट होगा तो नहीं देखेंगे, मैक्सिमम इतना है। तो ये हाइट निकालना है बस आपको। तो आई थिंक डाटा कुछ गिवन है आपको। डायमीटर कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना मिल गया सर? 5। यहां देखो इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये 40 है, ये 20 है, मतलब ये क्या दे रखा है हमको? 20, और सर 2f है हमारे पास, तो ये 40। दोनों के थीटा सेम है, दोनों के थीटा सेम है तो सर टेन थीटा भी सेम होगा। तो दोनों के टेन थीटा सेम होंगे तो पहले का टेन थीटा क्या बना लोगे सर? 5/40। इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट बाय 20 मींस h/20। तो 20 से 40 कैंसल, 2 5/2, h की वैल्यू 5/2, 5/2 मींस
2.5 सेंटीमीटर। तो आया क्वेश्चन समझ में? देखने के लिए फील्ड व्यू में होना जरूरी है। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। 35 क्वेश्चंस कंपलसरी थे। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। नेक्स्ट 15 में से हमें कोई से 10 करना था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट लाइन बियॉन्ड 2। अब ये क्वेश्चन भी देखा था 200 वाला, बियॉन्ड 2 द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो मायोपिक पर्सन है मतलब पास का दिखता है, सर दूर का नहीं दिखता है। एबल टू सी नियर बट नॉट एबल टू सी द फॉर ऑब्जेक्ट। कहां तक नहीं देख पाता है सर? वो 2 के आगे का नहीं देख पाता है। पर कहां देखना है उसे? तो दूर दूर का देखना है सर, इंफिनिटी का देखना है। मतलब क्या करेगा हमारा लेंस, जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज को कहां बना देगा? 2 मीटर पर। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया सर। हमारी आई है, यहाँ पर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को कहां बनाना है? 2 मीटर पर। तो लेफ्ट में है तो यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव। तो फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं सर। 1/f इज इक्वल टू 1/v। वी होता है -2, 1/u मतलब इंफिनिटी। फोकल लेंथ तो कितनी आ गई मेरे पास में? सर -2 मीटर। फोकल लेंथ -2 मीटर सर, एक ही ऑप्शन है। तो मुझे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एक ही ऑप्शन जब मिल गया है -2, इधर मैं पावर में निकाल लेता हूं। नहीं, चारों में से एक ही ऑप्शन करें। आगे देखते हैं। 4.5 सेंटीमीटर डीलर इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। बताने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन? बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। 4.5 सेंटीमीटर नीडल मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है मुझे 4.5 सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से दूर रखा है तो सर लेफ्ट में ही रख लेते हैं। यू का वैल्यू दिया है मुझे कितना? -12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान देना बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर है। पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ। मिरर का क्वेश्चन है सर, कॉन्केव होता तो फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स है मेरे पास तो फोकस उसका राइट में है, पॉजिटिव। डायरेक्ट रख देंगे एफ की वैल्यू सर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। मुझे क्या पता करना है सर? मुझे वी पता करना है। और क्या पता करना है? मैग्निफिकेशन। ये भी मैं जानता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। वी आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला बच्चा जानता है मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f और v का u का वैल्यू पुट करो, v मिलेगा, m मिल जाएगा। सीधा सीधा फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा आपको? सॉल्व करने पर यहां मिल जाएगा आपको ऑप्शन 37 के लिए बताने की जरूरत है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स आर 3 and 4। ठीक है, क्या कर रहे हैं इंटेंसिटी का? ये 3 and 4। देन द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द ओवरलैपिंग रीजन विल हैव द वैल्यू। तो जब लाइट ओवरलैप करती है और इंटेंसिटी की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में किससे रिलेटेड है? ओवरलैप कर रही है, इंटेंसिटी दे रखी है सर, इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। पर जब एवरेज निकालते हैं सर, एवरेज तो क्या होना चाहिए? दोनों का एडिशन ही होना चाहिए। कितना? 3 + 4 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इधर जहां पर इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहां डिस्ट्रक्टिव है वहां पर कम हो जाती है। तो क्या हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ गई है कंस्ट्रक्टिव में? क्या हमने एनर्जी क्रिएट की? नहीं। क्या हमने डिस्ट्रॉय कर दी डिस्ट्रक्टिव में? नहीं सर, हमने केवल क्या किया है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किया है। वहां की थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास कहां पर आ गई है? कंस्ट्रक्टिव में। इंटरफेरेंस की बेसिक डेफिनेशन, इट इज द
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। पर एवरेज निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम का ना, अभी बताया था आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का अगर आप निकालोगे तो आपको आएगा सिंपल ए प्लस बी, मतलब 3 प्लस 4 7 यूनिट। देखते यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन एयर, सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन सम पोजीशन, 2 स्लेब्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। सीधा सीधा दिख रहा है कि सर स्लेब रख रहे हैं। क्या इफेक्ट होता है स्लेब रखने का, सब बच्चे जानते हैं। अगर हमारे पास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट है S1 और S2, सामने है स्क्रीन, तो यहां से लाइट आती है, सेंटर पे मुझे मिल जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होता है ना, एग्जैक्ट सेंटर पर है। पर व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द स्लेब, व्हेन वी पुट द स्लेब ऑफ थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो सर ऑप्टिकल पाथ म्यू T ट्रेवल करना होता है, तो पाथ में डिफरेंस आ जाता है। कितना डिफरेंस आ जाता है पाथ में? एक्स्ट्रा म्यू T माइनस T, इट मीन्स म्यू माइनस 1 इंटू T। तो उससे क्या होता है सर, उससे हमारा ये मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, जिधर स्लेब होती है उधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग पाथ है। मैक्सिमा तो कहां मिलता है? जहां इक्वल पाथ होता है, तो सर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर नीचे रख देंगे तो मान लो ऊपर शिफ्ट हो गया y1 T1 μ1, तो डेल्टा x हो गया μ1 T1, तो शिफ्ट मेरे पास में कितना हो गया? फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, y इक्वल्स टू डेल्टा x d बाई डी, तो μ1 माइनस 1 T1 डेल्टा x आ गया d बाय डी। अब यहां क्या कर रहे हैं? स्लेब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S1 इज ऑफ थिकनेस T, यहां पर तो हम T थिकनेस की कर रहे हैं, T1 लेने देते हैं। सर T थिकनेस दिया है तो स्लेब एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, सर μ1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दी है 1.6, एंड द स्लेब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S2। अच्छा यहां भी एक स्लेब रख रहे हैं, कैसा रख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 का, ये हमको 1.4 दिया रखा है। फाइंड इट्स थिकनेस, अच्छा इसकी थिकनेस T डैश मान लेते हैं, इसकी थिकनेस निकालना है, so that central maxima remain unchanged। क्या क्वेश्चन है? सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन अनचेंज। सर जो ऊपर वाली स्लेब है ऊपर y से डिस्प्लेस करेगी, तो नीचे वाली स्लेब इसको सर डाउनवर्ड y2 से डिस्प्लेस करेगी। हम चाहते हैं देयर मस्ट बी नो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इट मींस अपर शिफ्टिंग लोअर शिफ्टिंग मस्ट बी सेम। तो क्या होगा हमारे पास में? दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने पर देखो आप y1 लिख देते हैं μ1 तो गिवन है, डायरेक्ट डाटा पुट करते हैं, 1.6 माइनस 1 थिकनेस T d बाई डी, दोनों के लिए d बाई डी तो सेम है। डाउनवर्ड के लिए सर 1.4 गिवन है, 1.4 माइनस 1 T डैश सर पता करना है d बाय डी। डी से डी कैंसल है, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल है, 1.6 माइनस होता है 0.6, 1.4 माइनस 1 होगा 0.4, 0.6 अपॉन 0.4 इज द आंसर, 0.6 बाय 4, 3 बाय 2, 1.5, दिस इज करेक्ट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां भी हम स्लेब लगाएंगे तो ऊपर म्यू माइनस 1t डी बाई डी से शिफ्ट हो जाता है। आगे देखते हैं 40, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू द सिंगल स्लिट। क्या लिखा है पूरा क्वेश्चन हमारे पास में? द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू द सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट थीटा 30 डिग्री। क्या दिया हमें? थीटा 30 डिग्री। फॉर लाइट ऑफ द 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा भी दे रखा है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, स्लिट विड्थ पूछा है हमें, क्या फॉर्मूला सीधा सीधा स्लिट विड्थ का? अगर पार्ट डिफरेंस मालूम है तो भी हमारा काम हो जाता है, और थीटा और लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए आपको स्लिट विड्थ। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट। किसका क्वेश्चन है? अरे तो सिंगल स्लिट का क्वेश्चन है, तभी बताया था थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर अगर हम देखते हैं सिंगल स्लिट के लिए, सिंगल स्लिट का अगर मुझे विड्थ दिया होता है, कहां की बात कर रहे हैं? फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम कहां मिलता है? तो फर्स्ट मिनिमम तो लैम्बडा पर मिलता है, जब डेल्टा एक्स मेरे पास में लैम्बडा होता है। ध्यान से देखो, ये अगर एंगल थीटा होता था हमारे पास में
90 माइनस थीटा, तो सर ये एंगल भी थीटा होता था। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो ये है मेरे पास में स्लिट का विड्थ ए, ये है मेरे पास में हाइपोटेन्यूस, ये मेरे पास 90 डिग्री, ये है थीटा और ये है मेरे पास डेल्टा एक्स। क्या मिलता था यहाँ से मुझे? तो डेल्टा एक्स अपोजिट साइड, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय ए। इसका मीनिंग इधर साइन 30 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स फर्स्ट मिनिमम लेमडा पर अपॉन ए। तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे? ए इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 क्या होता है? हाफ। हाफ जाके उधर 2 लेमडा पर। लेमडा तो गिवन ही है क्वेश्चन में हमारे पास। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के टर्म्स में एक ही है। फिर यहाँ नहीं उलझना है कि एमस्ट्रॉन्ग में दिया है कि माइक्रोमीटर में दिया है कि क्या दिया है। तीरा दिख रहा है 2 लेमडा 2 इंटू 5 10। एक ही ऑप्शन करेक्ट है बी। देखे इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 3, इंडक्टर मतलब एसी सर्किट का क्वेश्चन दिख रहा है। 3 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज। फिर क्या कर रहे हैं हम सीरीज में कनेक्ट करने के बाद? टू द टर्मिनल 10 VRMS, हमको VRMS गिवन है, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? द पावर is equals to VRMS IRMS cos phi, where cos phi is the power factor। तो आपको VRMS तो दिया है, इंडक्टर मतलब करंट के बारे में निकालना पड़ेगा। तो सर करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर आपके पास में आएगा इंपीडेंस। क्या क्या है? क्योंकि रिएक्टेंस भी है और रजिस्टर भी। तो क्या होता है? जेड का फॉर्मूला अंडर रूट रिएक्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड इज इक्वल्स टू क्या दिया है? आर हो गया 3 और 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5। तो कितना मिल गया मुझे? 10 बाई जेड। तो आई इज इक्वल्स टू 10 बाई जेड, जेड की वैल्यू 5 मतलब 2। पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस, ठीक है सर, आई आर एम एस 2 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है याद करो? इंपीडेंस ट्राइंगल बनाते थे, इधर होता था हमारे पास रेजिस्टेंस, ये होता था हमारे पास में फाइव, अपोजिट में सर एक्सएल माइनस एक्सी, और ये होता था जेड। तो कॉस फाइव क्या होता है? आर बाय जेड। कॉस फाइव का मतलब आर बाय जेड। तो 10 इंटू 2 तो 20 इंटू आर, आर कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 बाय जेड, जेड कितना आ चुका है? 5। 4 इंटू 20 80 बाय 5 कितना हो जाएगा? 16 बन जाए 16 इंटू। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। आगे देखते हैं इंडक्टर। प्योर इंडक्टर ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज मिलीहर्ट्ज, एम स्मॉल है, मिलीहर्ट्ज इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज देन आरएमएस करंट, सीधा आरएमएस करंट पूछा है। क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सर करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस नहीं, हम बात कर रहे हैं एसी। इंपीडेंस पर कौन है? प्योर इंडक्टर अकेला ही है, मतलब एक्सएल है वहां पर। तो I इज इक्वल्स टू वी कितना दिया है आपको? 220 वोल्ट अपॉन एक्सएल। एक्सएल बताने की जरूरत है, क्या है फॉर्मूला? एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा के बारे में कुछ नॉलेज है? हाँ सर, 50 मिली हर्ट्ज दिया है। 200 ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू एल। सर एल का वैल्यू मुझे नहीं, इंडक्टर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है और साथ में इंडक्टर एल। तो सर 200 बाई 2 पाई, पाई मेरे को मालूम है 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है मुझे 50 हर्ट्ज, एल का वैल्यू भी गिवन है कितना? 50 मिली हर्ट्ज। तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। पर कौन सा करंट चाहिए आपको? आरएमएस √2 से डिवाइड। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सॉल्व करने पर? 14 एम्पियर। सीधा सा फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है और आंसर। आगे देखते हैं।
द पावर फैक्टर ऑफ एन आरएल सर्किट 1/√3 पावर फैक्टर cos फाई, बताया था पावर फैक्टर क्या होता है एसी सर्किट में cos फाई। तो आपको दे रखा है यहाँ पर cos फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3, ठीक है। If the frequency of the AC is double, frequency the new power factor of RL circuit, ये अच्छा RL सर्किट है आपके पास में, तो cos फाई भी हमने बनाया था ट्राइंगल, क्या था cos फाई R/Z, मतलब R/Z, और Z क्या होता है √R² प्लस XL², और XL क्या होता है ओमेगा L, मतलब ω²L², ठीक है। तो ये आपको कितना दे रखा है, ये 1/√3 दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं ओमेगा को डबल कर रहे हैं, तो cos फाई पर इफेक्ट पूछा है, द न्यू पावर फैक्टर इज, पहले 1/√3 था, अब ओमेगा को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को डबल करने पे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, पहले हम देख लेते हैं ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है। यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करता हूं तो 1/3 इक्वल्स टू R² अपॉन में क्या मिल गया मुझे R² प्लस ω²L², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा R² प्लस ω²L² इक्वल्स टू 3R², तो R² को इधर लाते हैं तो सर 2R² इक्वल्स टू ω²L², मतलब ω²L² की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2R², मतलब ये पावर फैक्टर को क्या लिख सकता हूं, इधर मेरा पावर फैक्टर कितना है, मेरा पावर फैक्टर R/√R² प्लस ω²L², और ω²L² कितना है 2R², तो इसको लिख सकता हूं सर मैं 2R², इसका मतलब cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन क्या हो जाएगा 2R² प्लस R², मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है सर, तो सीधा सीधा 3R², मतलब R पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना मिल गया मुझे √3R, हाँ सर 1/√3 आ रहा है, एग्जैक्ट रिलेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो सर, हम ओमेगा को डबल कर रहे हैं, न्यू डबल तो ओमेगा डबल, ओमेगा डबल तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, क्या होगा ये क्वांटिटी अगर हमारे पास में 4 टाइम्स हो गई, तो ω² हमारे पास में 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, अब 2 का स्क्वायर मेरे पास में 4 है ना, ये अगर ओमेगा हो गया मेरे पास में सर कितना कर दिया मैंने डबल, तो मेरा 2R² क्या हो जाएगा, या R² क्या हो जाएगा सीधा सीधा सर R² तो हो जाएगा मेरा ω² अपॉन L²/2, स्क्वायर कैंसिल, तो सर 2 टाइम्स कर दिया मैंने, तो R को क्या लिख सकता हूं मैं 2/√2, तो मेरा R क्या हो रहा है, तो मेरा R हो रहा है यहाँ पर डबल, और ऐड कर लिया मैंने, और ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा सर √2 ω² 3 प्लस R, नहीं 2 के भी डबल टाइम्स मतलब 8, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 8 टाइम्स, 8 प्लस 1 9 का √3, तो 9 का √3 मतलब क्या ऑप्शन सही होना चाहिए 1/3, तो डायरेक्ट ही आ रहा है हमारे पास में तो 1/3। ऐसा समझ में क्या किया हमने, तो पहले हमने R और ओमेगा का रिलेशन पता कर लिया, ये डबल हो रहा है मेरे पास में तो इसका 4 टाइम्स, मतलब कि सर 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 9, √9 मतलब 3, कौन सा ऑप्शन सही है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीआर सीरीज एसी सर्किट एट रिजोनेंस, रिजोनेंस पर क्या होता है सर XL इक्वल्स टू XC, करंट मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड मिनिमम और मैक्सिमम पावर होता है, सोचना ही है इसमें ज्यादा, ठीक है। चलो 44 का बी और आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स करंट वेव इज गिवन बाय, ठीक है दिख रहा है कॉम्प्लेक्स करंट इक्वल्स टू 8 + 2 sin 100πt, ओके, इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द वन टाइम पीरियड, तो हमको करंट का एवरेज पूछा है वन टाइम पर, तो याद करो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कैसा भी हो हमारे पास में पूरे साइकिल पर तो एवरेज कितना आता है 0, मतलब ये वाली टर्म का तो एवरेज क्या रहेगा हमारे पास में 0, बचा कौन सी टर्म 8, सर 8 तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का एवरेज आप पूरा निकालो, आधा निकालो, कभी भी निकालो, हमेशा क्या होता है सर, एवरेज तो वो कांस्टेंट ही होता है। तो फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, बायो में 30, तीनों का एवरेज सर 30 रहेगा, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, साइन और कॉस 0, इजी क्वेश्चन। देखो 2-3 क्वेश्चन कितने इजी थे आपके आते हैं। और आगे देखते हैं एलसी ऑसिलेशन, सर्किट कंटेन इंडक्टेंस क्या गिवन है हमको, एल, कैपेसिटेंस सी, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड नियरली, वेवलेंथ पूछ लिया है हमको एल और सी में। जब एलसी ऑसिलेशन होते हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती है, कितने की फ्रीक्वेंसी निकलती है, क्या रिलेशन होता है ओमेगा एल और सी में, बताएं। रिजोनेंस के समय पर रिजोनेंस के समय पर ओमेगा कितना मिल जाता है हमें, 1/√LC या 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 1/√LC, मतलब न्यू इज इक्वल्स टू सर 1/2 पाई LC। सर ऐसी ऑसिलेशन में जो हमारे पास में वेव्स बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। क्या हमें एल गिवन है, यस सर एल गिवन है 0.25 के टर्म्स में, सी गिवन है, यस सर सी भी गिवन है 0.1 के टर्म्स में, ठीक है। मतलब 0.1 0.25 मतलब कुछ 5 किस में आ जाएगा, 5 टू 10 मतलब 1/10 इंटू 3.14 फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाएगी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, वेवलेंथ पूछा है, तो कौन सी वेव बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है, तो क्या है फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करके आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी 94 मीटर। आगे देखते हैं, the ratio of the contribution made by the electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। तो जितना पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का होता है उतना ही पार्टिसिपेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द इंटेंसिटी, इसका मतलब पढ़ते से ही 1:1। Which among the following are the true for gamma rays? सर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक में ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। तो गामा के बारे में फ्लोरोसेंस करती है बिल्कुल, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, हाँ सर कैंसर थेरेपी में होती है, दे आर हाई पेन, हाँ सबसे ज्यादा पेनेट्रिंग पावर तो उन्हीं का होता है सर, ऑल ऑफ द एबव, सभी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही। देखते हैं क्वेश्चन, कंसीडर द कंटेनर विद द थिक बेस, 49 नंबर का क्वेश्चन, थिक बेस दिया है आपको, कंटेनिंग वाटर दिख रहा है, A light ray is incident on the water from air at an angle 30 degree, हाँ सर 30 डिग्री पर इंसिडेंट भी है। The angle of incident is the water interface surface, वाटर ग्लास इंटरफेस, कहाँ बनाना है हमें, तो वाटर ग्लास पे क्या बनेगा ये पता करना है, क्या पता करना है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमें दोनों के म्यू भी दे रखे हैं। आपको तो मालूम है वाटर से ग्लास में जब जाएगा, पहले तो एयर टू वाटर आ रहा है, कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट, पर कैसा डेविएट होगा, हमें नॉर्मल दे रखा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, कैसा डेविएट होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये डेविएट हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, और हमें क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द वाटर ग्लास इंटर, तो ये वाटर ग्लास इंटरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब सीधा सीधा आर निकालना है। स्नेल्स लॉ क्या है, ये एयर है तो 1 इंटू साइन 30, ये क्या है वाटर है तो 4/3 इंटू साइन आर, साइन 30 सर 1/2 इक्वल्स टू 4/3 साइन आर,
कितना मिलेगा हमें साइन आर इज इक्वल्स टू, तो साइन आर इज इक्वल्स टू 3/8, तो आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/8, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन था। 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर द 3 ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिस्पेक्टिव क्रिटिकल एंगल। अच्छा, तीनों के क्रिटिकल एंगल दिए हमें, देख लेते हैं तीन हमारे पास में कौन कौन है, ए बी और सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट के नॉकर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने पर TIR मिल रहा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन थी पहली, डेंसर से रेयर जाना चाहिए, ए से बी जा रहा है, इसका क्या मतलब, ए डेंसर है, मतलब ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, मोर विद द डेंसर मीडियम मोर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड ऑल्सो फ्रॉम बी टू सी, ऐसा बी से सी भी जा रहा है, मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सी से भी ग्रेटर है, मतलब सबसे ज्यादा डेंसर ए, सबसे कम म्यू सी, बट नॉट फ्रॉम सी टू ए। समझ गए, तो नहीं भी लिखते तो चलता हमें, ठीक है। क्या पूछा है, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। म्यू और IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका म्यू सबसे ज्यादा है उसका सी सबसे कम होगा, जिसका म्यू सबसे कम है उसका सी सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? तो पूरे 50 क्वेश्चंस बड़े ही बिल्कुल बेसिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मिलते हैं जल्दी से जल्दी, तब तक के लिए खूब पढ़ो, ठीक है, बाय बाय।